नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। सुप्रीम कोर्ट से भूपेश बघेल की याचिका रद्द हो गई। उनके बेटे चेतन बघेल की याचिका भी रद्द हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, जब किसी मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। यदि हम सबके सुनेंगे तो बाकी अदालतें किसके लिए है? ऐसे में आम आदमी कहां जाएगा? ये कोई साधारण टिप्पणी नहीं है, बल्कि भूपेश बघेल जैसे प्रभावशाली लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आईना दिखाया है, जिन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी जैसे एक बड़े वकील को सामने खड़ा किया था। कांग्रेस का ये बड़ा चेहरा है। इससे पहले कपिल सिब्बल को भी हायर किया गया था, जब उनके बेटे चेतन बघेल और बेटी दीप्ति बघेल को भिलाई 3 के थाने में लाकर पूछताछ की गई थी। आरोप था कि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शर्मा के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, उसमें दीप्ति बघेल और चेतन बघेल की कहीं न कहीं भूमिका है। तब उनके लिए कपिल सिब्बल ने कुशलतापूर्वक पैरवी की थी। इस बार अभिषेक मनु सिंघवी हायर किए गए हैं। याचिका नंबर 303 खारिज हो गई, जबकि 301 की सुनवाई 6 अगस्त को होगी। भूपेश बघेल ने अपने बचाव के लिए 2 अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। पहली याचिका ईडी और उसके उपनिदेशक के विरुद्ध, दूसरी याचिका सीबीआई, छत्तीसगढ़ शासन और उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध लगाई गई थी, जिसमें उन्हें पूरी आशंका है कि आज नहीं तो कल उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। वैसे भूपेश बघेल की आशंका भी कमजोर नहीं है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। इधर भूपेश बघेल की याचिका खारिज होनी थी, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा की भी प्रतिक्रिया आ गई। उन्होंने भी तंज कसते हुए साफ तौर पर कहा, जब वारंट जारी नहीं हुआ तो याचिका क्यों लगाई गई? दरअसल भूपेश बघेल ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के विरुद्ध उसकी कुछ धाराओं की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से धारा 45 की व्याख्या को चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि हर बार ऐसे अपवाद प्रभावशाली लोगों के मामले में क्यों आते हैं? आम नागरिक और वकीलों के लिए इस कोर्ट में फिर क्या जगह बचेगी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने भी इस बात को गहराई से समझा कि 10 मार्च को जब भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी, नोट गिनने की मशीन लाई थी, जब 33-34 लाख की नकदी घर में बरामद हुई थी, तब इतनी बड़ी नकदी भूपेश बघेल को बेहद मामूली लग रही थी और उनके समर्थक भी लंबे समय तक इस बात को कहते रहे कि भूपेश बघेल एक संपन्न किसान है। दरअसल यही दलीलें भूपेश बघेल भी दे रहे थे। आजकल उनके सलाहकार जिस तरह की उन्हें सलाह दे रहे हैं, उनसे उन्हें लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आईना दिखाया है, उसके बाद चेतन बघेल की भी मुसीबतें साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब ईडी ने करीब 5 महीना पहले भूपेश बघेल के पदुम नगर भिलाई 3 स्थित घर पर छापेमारी की थी, तब ज्यादा चर्चा नोट गिनने की मशीन की हुई थी। लेकिन ईडी की कार पर उनके समर्थकों ने जो पथराव किया, हो हंगामा किया, उसकी चर्चा कम हुई थी। दरअसल ऐसी गुंडागर्दी पहली बार नहीं हो रही थी। वो एक छापेमारी नहीं थी, बल्कि एक साथ 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उस तारीख को शराब घोटाले वाले मामले में लक्ष्मीनारायण बंसल और पप्पू बंसल के ठिकानों के अलावा भिलाई के नेहरू नगर के मनोज राजपूत, जो कि खुद को बिल्डर बताते हैं, चरोदा के अभिषेक ठाकुर और संदीप सिंह, कमल अग्रवाल जो किशोर राइस मिल के संचालक है दुर्ग में, इसके अलावा सुनील अग्रवाल जो सहेली ज्वेलर्स के संचालक हैं, इसके अलावा बिल्डर अजय चौहान के यहाँ भी ईडी की छापामार कार्रवाई हुई थी। इसी बिल्डर अजय चौहान की जमीन को चेतन बघेल ने अपने कब्जे में लिया था, जो कुमारी के साईं मंदिर के सामने स्थित है। अभी तक इस बात का ढंग से खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर अजय चौहान ने चेतन बघेल के लिए वो जमीन क्यों उपलब्ध करा दी, जिसे लेकर चेतन बघेल 1000 करोड़ से ज्यादा का बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करने की तैयारी में लगे हुए थे, बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे। लेकिन जमीन के बाजू में केंद्र सरकार द्वारा संचालित पावर ग्रिड के एक बड़े अधिकारी से चेतन बघेल का विवाद हो गया। उसके बाद हाई टेंशन लाइन हट नहीं सकी और चेतन बघेल का वो ड्रीम प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। तब से लेकर अभी तक अजय चौहान और बाकियों के बारे में भी खासी पड़ताल की गई, ढेर सारी जानकारियां इकट्ठी की गई। लेकिन ईडी की छापेमार कार्रवाई के 16 दिन बाद शराब घोटाले मामले में जब भूपेश बघेल के घर में दोबारा छापेमारी हुई, तब भी वो कार्रवाई कोई अकेली नहीं थी, बल्कि माधव सट्टा ऐप के आरोपी भूपेश बघेल के अलावा उनके 2 पुराने ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष बंछोर के अलावा उनकी पूर्व सचिव सौम्य चौरसिया के घर पर भी रेड पड़ी थी। तब भी सीबीआई की टीम ने डिजिटल और हार्ड कॉपी जब्त की थी। लेकिन ये कार्रवाई इतने पर भी पर्याप्त नहीं थी, बल्कि जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और 4 आईपीएस अधिकारी जो मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ सरकार के लिए नौकरी करते हैं, आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव,
आरिफ शेख और प्रशांत अग्रवाल के घर पर भी छापेमारी हुई थी। इनके साथ एएसपी संजय ध्रुव और 2 सिपाही नकुल और सहदेव यादव के घर पर भी छापेमार कार्रवाई की गई थी। इनके अलावा प्रशांत त्रिपाठी के यहाँ भी छापेमार कार्रवाई की गई थी। आज भूपेश बघेल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। कभी पत्रकार सुनील नामदेव के आशियाने पर बुलडोजर चलवाते हुए उन्हें बार बार जब जेल में डाला गया और उनके परिवार को लगातार दहशत में रखा, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। इतना ही नहीं, सुनील नामदेव को जेल में जिस तरह की यातनाएं दिलवाई गई, उस दर्द का एहसास तो सुनील नामदेव को ही होगा। लेकिन भूपेश बघेल को ये पहले ही अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि वे जेल जरूर जाएंगे। आज जब उनकी करनी के कारण उनके बेटे चेतन बघेल जेल में है, लेकिन राजनीति गलियारों में से लेकर एक अलग ही चर्चा हो रही है। जब चेतन बघेल को जेल में डाला गया था, तब भूपेश बघेल ने सीना ठोक कर यह कहा था कि उनके बेटे को आज पूरी दुनिया जान गई है। एक तरीके से वो खुशी प्रकट कर रहे थे। मेरा लड़का तो सीधा खेती किसानी करने वाला, कोई राजनीति में तो थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे लड़के को अपना दुश्मन बनाया। मतलब ये तो मेरे लड़के के लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे लड़के के नाम कोई जानता नहीं था, रातों रात पूरा देश जान गया। लेकिन ये भूपेश बघेल अपने बेटे के जेल जाने पर पूरी कांग्रेस को सड़कों पर उतार दिए थे। आज उनके इस रवैये के विरुद्ध टीएस सिंहदेव के करीबी और कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रहे अरुण सिसोदिया से मैंने इस बारे में बात की। आप मेरे एक इंटरव्यू में देख सकते हैं, इसी चैनल में उनका इंटरव्यू भी है, जिसमें अरुण सिसोदिया ने साफ तौर पर यह समझाने की कोशिश की है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई है। हम किसी आपराधिक गतिविधि का साथ नहीं देना चाहते। साथ ही यह भी प्रश्न खड़ा किया गया था कि कवासी लखमा भी लंबे समय से जेल में है, देवेंद्र यादव भी 6 महीना जेल काट कर आए, उनके लिए तो कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी। लेकिन आज खुद की गिरफ्तारी के डर से भूपेश बघेल जिस तरह की ताकत लगा रहे हैं, अपने बचाव की कोशिश कर रहे हैं। चेतन बघेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई वो भी काम नहीं आई। अब लगातार रिमांड मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है, जैसा कि कवासी लखमा जेल के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दरअसल ईडी और ईओडब्ल्यू ने इतने पुख्ता साक्ष्य इकट्ठा किए हैं जिससे नहीं लगता कि जल्दी जमानत मिल पाएगी। ये तो बात सिर्फ शराब घोटाले की है। अभी महादेव सट्टा वाले मामले में भूपेश बघेल जो खुद नामजद आरोपी हैं, पहले ईओडब्ल्यू ने आरोपी बनाया, उसके बाद सीबीआई ने भी एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया। दरअसल भूपेश बघेल के विरुद्ध ये 1-2 मामले नहीं है, बल्कि आरोपों की लंबी श्रृंखला है। गाय से लेकर गोबर, कोयले से लेकर शराब, सीजीपीएससी और रीपा जैसे तमाम मामलों में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे, और आज जब सबूतों के साथ फाइलें सामने आ रही है तो एक के बाद एक ऐसा लगता है कि कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां भूपेश बघेल की सरकार में गड़बड़ी नहीं हुई हो। वैसे 2 दिसंबर 2022 को ही भूपेश बघेल को इस बात की आशंका हो गई होगी कि उनके ऊपर कभी भी कानून की गाज गिर सकती है, क्योंकि इस तारीख को उनकी बेहद खासम खास और कुछ ज्यादा ही करीबी सौम्या चौरसिया गिरफ्तार हुई थी, जो लगातार 2.5 साल तक गिरफ्तार रही। उसके बाद उनके करीबियों की गिरफ्तारियों का जो सिलसिला चला, जिसमें उनके तांत्रिक बाबा के श्रीवास्तव के बाद उनके बेटे तक की गिरफ्तारी हो गई। ऐसे में भला भूपेश बघेल भला कहां बचने वाले हैं। देर सवेरे जब भी भूपेश बघेल की गिरफ्तारी होगी, तब टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू का क्या रवैया होगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो दूसरी पीढ़ी तैयार हो रही है, जिसके नेतृत्व करने की संभावना देवेंद्र यादव नजर आ रही है, जिसे पार्टी आला कमान यानी गांधी परिवार ने राष्ट्रीय सचिव बनाया है, जेल में रहते हुए राष्ट्रीय सचिव बनाया है। हो सकता है उस गिरफ्तारी के बाद उनके प्रसन्नता के दिन शुरू हो जाएं। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस हालात में आज कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में है, इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी स्थिति माना जा सकता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विपक्ष में कांग्रेस है, और यदि विपक्ष कमजोर हो तो जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष के लिए एक अच्छी स्थिति होती है। लेकिन आम जनता के लिए यह बेहतर होगा कि एक मजबूत विपक्ष हो। यदि मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो खामियों को कौन मजबूती से उठाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के कारण कांग्रेस के जैसे हालात हैं, उसे देखकर लगता नहीं कि स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरह से घपले घोटाले हावी होते रहे और मौजूदा सत्ता पक्ष के विरुद्ध भी जनता की आवाज जब मजबूती से नहीं उठाई जा रही है, तो वहां मीडिया यानी हमारी जवाबदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। आम जनता से जुड़े हुए
तमाम मुद्दों को हम मजबूती से उठाते हैं। हमारा सबसे आग्रह है कि अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आम जन सरोकारों से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को हम मजबूती से उठाएंगे। हमारा नंबर है 9302503141। हम लगातार लोगों को आमंत्रित करते हैं। आज एक बार फिर मैं आमंत्रित कर रहा हूं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस जनमंच को मजबूती प्रदान करें। यदि आज का ये अंक अच्छा लगे, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दीजिए, प्यार बांटिए। नमस्कार।